इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने ही वाला था, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट पढ़ लिया तो ठीक है, तो अभी बना देता हूँ ये वीडियो। क्वेश्चन था कि क्या अगर हम सिर्फ ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी हमें मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, देना पड़ता है या नहीं पड़ता है। ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो कौन कौन सी चार्ज देनी पड़ती है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है और इसीलिए लोग समझते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट न करके अगर ETF के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मैं तो बहुत खर्चा अपना बचा ले रहा हूँ, जो कि सोच उनकी गलत है। कैसे है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ETF के अंदर इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना, मतलब इंडेक्स फंड, ये सब आपकी अपनी चॉइस है। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपकी प्रेफरेंस है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। तो जब हम ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चार्ज हमारी शुरुआत कहाँ से होती है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हमारा डीमेट अकाउंट। देखो, जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो आपको किसी तरीके की अकाउंट ओपनिंग चार्जेस किसी को भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अपना ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कई जगह पे फ्री अकाउंट ओपनिंग भी होती है और कई जगह पे 200, 300, 500 रुपए भी देने पड़ जाते हैं। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा देने पड़ते थे, अब फ्री अकाउंट ओपनिंग भी हो जाता है और कुछ जगह पे चार्ज भी लगते हैं। जैसे ग्रो नहीं चार्ज लेता लेकिन ज़ीरोधा चार्ज लेता है। तो इसी तरीके से जहाँ पे आपका चार्ज लगेगा वहाँ पे तो आपका चार्ज यहीं से लगना शुरू हो जा रहा है। जब आप ETF के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ, तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि ये सब जो चार्जेस लग रही है वो आपके एक्सपेंस में ही जाएगी। पहला ये चार्ज हो गया, अकाउंट ओपनिंग चार्ज लग जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा चार्ज लगता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट जो आप ओपन कराते हो उसका सालाना खर्च लेती है आपसे, जो भी जिस कंपनी में आप ओपन करवाते हो, जो प्लेटफॉर्म। तो ये 300, 500, 700, 1000 रुपए तक भी साल का चला जाता है। तो दो चार्ज तो ये हो गए, जो कि अब ये चार्जेस क्यों नहीं जोड़ी जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है मैंने बस ETF खरीदा, रख लिया, हो गया, मुझे तो कहीं चार्ज ही नहीं लग रहा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि सब चार्ज एक जगह जोड़कर एक एक्सपेंस रेशियो आपको बताया जाता है, इसलिए आपको लगता है कि अरे म्यूचुअल फंड में तो मेरा खर्च लग रहा है लेकिन ETF में तो नहीं लग रहा। तो दो चार्जेस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। तीसरा चार्ज हमारे पास हो जाता है जब ETF हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है। अब ट्रांजैक्शन चार्ज में क्या क्या लगता है? ट्रांजैक्शन चार्ज में हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, हमारे पास सेबी चार्जेस लगाती है, हमारे पास एक्सचेंज चार्ज लगता है और फिर हमारे पास ब्रोकर चार्ज लगता है। तो ये 3-4 तरीके के चार्ज जो कि बहुत कम होते हैं, वो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाती है। बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप हाई अमाउंट में परचेज सेल करते हो तो बहुत ज़्यादा चार्ज ये हो जाती है। ये तीसरी तरीके की चार्ज हो गई, जिसके अंदर एक ही चार्ज ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर में 4-5 तरीके के चार्ज आपके लग जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जब हम सेल करते हैं डीमेट अकाउंट से अपने ETF को, तो हमें DP चार्जेस लगते हैं, जो कि ब्रोकर टू ब्रोकर थोड़ा सा वेरी करते हैं और 15 रुपए से लेके 25 रुपए तक DP चार्जेस लगते हैं हर बार। चाहे आपके पास 100 ETF पड़े हैं, आप एक ETF सेल करो एक दिन में, या 10 करो या 100 के 100 कर दो, एक भी करोगे तो आपको DP चार्ज लगेगा और 10 भी करोगे तो DP चार्ज लगेगा, वो एक ही लगेगा। मतलब अगर 20 रुपए DP चार्ज लग रहा है तो एक करो, 10 करो या 50 करो एक दिन में, वो उतना ही लगेगा, पर स्क्रिप लगता है वो। क्लियर है? इसके बाद ये सब चार्जेस तो एक्स्ट्रा हो गए। इन सब के बाद आपको लगता है एक्सपेंस रेशियो ETF का। एक्सपेंस रेशियो ETF का भी होता है, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो ETF को मैनेज करने के लिए आपसे चार्ज करती है। तो ये कितना हो जाता है? तो ये वेरी करता है। अगर आप लार्ज कैप ETF लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स, इन सब ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ये चार्ज आपको 0.4, 0.04, 0.05, 0.06 तक लग जाती है। और अगर आप मिड कैप ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हो, लाइक किसी का भी निफ्टी मिड कैप 150 ETF हो गया, चाहे किसी का भी हो, तो लगभग यहाँ पे चार्ज वेरी करती है 0.20, 0.21% तक भी आपकी एक्सपेंस रेशियो लगती है। एंड सेम गोज फॉर स्मॉल कैप। स्मॉल कैप एंड मिड कैप ETF के अंदर काफी हाई चार्ज लगता है, और इसके ऊपर से ये सारी जो कॉस्ट होती है आप ऐड करोगे तो टोटल एक्सपेंस रेशियो जो आएगा किसी ETF में, वो म्यूचुअल फंड में अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो उससे ज्यादा निकल के आ जाएगा ETF पे। और अगर लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हो, निफ्टी सेंसेक्स जैसे मैंने बताया, तो वहां पे ETF
थोड़ा सा ही सस्ता पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स फंड का भी एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो इतने तरीके के चार्ज लग जाते हैं, लेकिन ETF में सब चार्ज एक जगह जोड़ के नहीं बताया जाता, इसलिए आपको लगता है कि यहाँ पे चार्ज कम लगता है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो तो चार्ज होता ही होता है, उसके अलावा 10 तरीके के चार्ज लगते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक जगह सारा एक्सपेंस रेशियो कंबाइन करके लगाया जाता है, इसलिए आपको लगता है कि वहां पे ज्यादा चार्ज लग रहा है। बाकी आपकी कन्वीनियंट है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूं तो विवाद हो जाता है, लेकिन आप देख लो आपको जो अच्छा लगता है, जहां पे अच्छा लगता है आप चाहो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर ETF में करना है या इंडेक्स फंड में करना है, अगर एक्टिवली इन्वेस्ट करना है तो वहां पे तो एक्टिवली इन्वेस्ट करने के लिए तो म्यूचुअल फंड ही बेस्ट होगा। मतलब एक्टिवली आप पैसा दे रहे हो फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए, तो वहां पे तो म्यूचुअल फंड के अंदर ही जाना पड़ेगा, या फिर खुद से डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी।